बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। हामिद मीर ने एक इंटरव्यू दिया बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक्स, आप जानते हैं बड़ा मशहूर प्रोग्राम है। तो उनको वो एक इंटरव्यू देते हैं, अब वो इंटरव्यू दें और वो कोई बात कहें और गद्दारी का फतवा ना लगे, ये मुमकिन नहीं है। अब जब से उन्होंने इंटरव्यू दिया है मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर भी वो कभी कोई आके बयान देना, मुंह उठा के बयान देना शुरू कर देता है कि ये लफाफा सहाफ़ी है, इसने इतने पैसे पकड़े थे तो इतने उस वक्तों में इतने पैसे कमाता था, तो और अब जो है ये सारा कुछ कहाँ से आया। तो ये सवालात उठाए जा रहे हैं, ट्रोलिंग की जा रही है उनकी, और ये तनकीद हमने माजी में भी देखा है कि सहाफ़ियों के ऊपर बेबुनियाद ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं, ख़ास तौर पर लिफाफे के हवाले से। और गद्दारी तो इस तरह लगता है कि जिस तरह किसी जर्नैल के मोढों के ऊपर वो सितारे होते हैं, इसी तरह गद्दारी जो है सहाफ़ियों के लिए अब एक सितारा जो है वो बन चुका है कि उस शख्स को सहाफ़ी नहीं गिरदाना जाता जिस पर गद्दारी का इल्ज़ाम ना लगे। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल बड़ा एक अच्छा इंटरव्यू दिया हामिद मीर साहब ने और बड़ी खुलकर बातें की, जो कि उनसे उम्मीद की जा सकती है। उनके पाए के सहाफ़ी से यही उम्मीद की जानी थी कि वो बड़ी खुलकर और बगैर किसी लगी लिपटी के बात करेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बातें की वहाँ पर। और ये भी उनका कद काठ है कि पाकिस्तान में वो सहाफ़ी तो बहुत बड़े हैं, मगर हार्ड टॉक में जाना तो हमारे मेरे ख्याल से शायद सियासतदानों की भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरह वो हमें बुला लें मेहमान के तौर पर और हम वहाँ पर इंटरव्यू दें। तो बड़ी एज़ाज़ की बात है हामिद मीर साहब के लिए कि उनको इस शो के में बुलाया गया और वहाँ पर जाकर और वो जो इसके ताने बाने गद्दारी से मिला रहे हैं, साजिशों से मिला रहे हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि अगर कोई इस काबिल होगा तो उसको वहाँ पे बुलाया जा सकता है। इसके अलावा और भी बड़े लोग हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े मायनास किस्म के पाकिस्तान के अंदर एंकर हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, क्योंकि वो अपने पेटी भाई हैं सारे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में हामिद मीर साहब ने जो ये इंटरव्यू है इसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वो जो सेंसरशिप की जीती जागती मिसाल वो खुद हैं। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ जैसे फ़ौजी आमिर ने भी इनके टीवी पर आने पर पाबंदी लगाई, लेकिन वो अखबार में लिखते रहे, लेकिन अब मौजूदा दौर हुकूमत में इन्हें इसकी भी इजाज़त नहीं। तो हामिद मीर साहब ने ये अपनी ज़ात के हवाले से तो बताया है, मगर अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं कि अगर आप सहाफ़ियों को वैसे ओवरऑल हालात देखें तो जब से ये हुकूमत आई है, ख़ास तौर पर ये रजीम आई है इमरान खान साहब की और पीटीए की हुकूमत आई है, तो शायद ही कोई सहाफ़ी हो जो खुशहाल हो इस दौरे हुकूमत में। इस दौरे हुकूमत के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। इस दौरे हुकूमत में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं वो नौकरियों से बर्खास्त हुए हैं। अब जो प्रेशर है, जो चीज़ें हैं, उसके ताने बाने हुकूमत से भी मिलते हैं, इदारों से भी मिलते हैं। पर यह है कि बात जो देखने की है वो ये है कि इस दौरे हुकूमत में जो है सबसे ज़्यादा जो सहाफ़ी हैं वो मुतासर हुए हैं। हालांकि इमरान खान साहब के सबसे बड़े सपोर्टर और हामी जो थे, उनको लाने की ख्वाहिश करने वाले जो थे वो सहाफ़ी थे। सहाफ़ियों का एक बहुत बड़ा तबका तो उनके लिए कंपेन चलाता रहा, मगर हमने देखा कि जैसे इमरान खान पावर में आए तो सबसे पहले यही लोग मुतासर हुए। सबसे पहले जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया था वही मुतासर हुए। और ये भी जब तारीख लिखी जाएगी तो जो तारीखदान हैं वो यकीनी तौर पर इस हवाले से भी बताएंगे कि इमरान खान को जिसने सपोर्ट किया, इमरान खान ने उस शख्स को डसा या उस शख्स को नुकसान पहुंचाया और उस शख्स की कोई मदद ना कर सका। इसमें इमरान खान साहब के हमदर्दों की और हमायतियों की और सपोर्ट करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप शुरू से लेकर अब तक आएँ तो आपको एक लंबी फहरिस्त दिखाई देगी। अच्छा, और दूसरा फिर हामिद मीर साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और बदकिस्मती से मेरे सिर्फ टीवी पर आने पर पाबंदी नहीं है। इसी तरह वो जो उन्होंने मिसाल दी कि जो है अखबार में कॉलम भी नहीं लिख सकता हूँ, हालांकि मुशर्रफ दौर के अंदर भी इस तरह की पाबंदियाँ नहीं थी। तो पाकिस्तान के अंदर सेंसरशिप इस हद तक पहुँच गई हुई है। दूसरा फिर जब स्टीफन स्टेकर उनसे सवाल करते हैं कि वो इन पर आयद पाबंदी और इनके खिलाफ मुकदमात की दरखास्तों के लिए इमरान खान को जिम्मेदार समझते हैं, तो हामिद मीर इस हवाले से कहते हैं कि जब उन्होंने इमरान खान साहब के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद जब उनकी कारकर्दगी या हुकूमती या गवर्नेंस के ऊपर तनकीद करना शुरू हुई की तो वो इससे खुश नहीं थे। लेकिन हामिद मीर मानते हैं कि उनका ख्याल है कि इमरान खान मेरे खिलाफ पाबंदी के लिए बराह रास्त जिम्मेदार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे ऑफर करना चाहते थे।
माइट भी ये दुरुस्त हो, इससे एग्री किया जा सकता है, लेकिन वो माजी के वज़ीर आज़म की तरह ताकतवर वज़ीर आज़म नहीं है। मेरा ख्याल है इमरान खान बेस बस हैं और मेरी मदद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हामिद मीर साहब से खुला इख्तलाफ किया जा सकता है इस बात पर कि इमरान खान साहब अगर वो ये समझते हैं कि ताकतवर नहीं है, तो उस्मान बुज़दार साहब कैसे इतना अरसा जो है पंजाब के अंदर वो वज़ीर आला रहते हैं। हालांकि सबको मालूम है कि उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए क्या जतन नहीं किए गए, क्या कोशिशें नहीं हुई, क्या प्रेशर नहीं पड़ा, पर इमरान खान ने हर प्रेशर को झीला और बर्दाश्त किया और उनकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ था कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो उनके वसीम अकरम प्लस हैं। तो वसीम अकरम प्लस आप देख लें पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म क्या होगा जिस तरह के इमरान खान है। और इमरान खान बड़े बड़े फोरम्स पर जाकर जिस तरह की बातें कर देते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कोई उंगली तक नहीं उठाता, और वो बयानात दे देते हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर जिसके बाद कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। तो उसके बाद भी अगर ख्याल किया जाए कि इमरान खान कमज़ोर वज़ीर आज़म है, तो ये मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं होगा। इमरान खान बड़े ही ताकतवर वज़ीर आज़म हैं। आप देख लें कि अभी 2 रोज़ पहले ही 2 सहाफ़ियों को उठाया गया, और किस तरह उठाया गया है लाहौर से दिन दहाड़े, वो सबके सामने है। और किस बात पर उठाया गया, किस शख्सियत की जानिब सिर्फ इशारा होने पर उठाया गया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान इस मुल्क में कितने ताकतवर वज़ीर आज़म हैं। वो एक अलहदा बात है कि जिस पर उनकी ज़हन ना मानता हो या तवज्जो ना हो तो वो उसको चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं हैं। मगर जो चीज़ उनकी डोमेन, उनकी सियासत excuse me, उनकी जो हुक्मरानी है उसके दरमियान आती हो, तो उस पर वो बड़ा रजिस्ट करते हैं और बड़े खुलकर सामने आ जाते हैं और वाज़ेह अल्फाज में इख्तलाफ भी कर जाते हैं और बता भी देते हैं। चाहे वो शहबाज शरीफ की रिहाई वाला मामला हो या फिर चाहे उस्मान बुज़दार वाला मामला हो। तो अगर ये कहा जाए कि इमरान खान कमज़ोर वज़ीर आज़म हैं, तो ये बात मेरे ख्याल से तो दुरुस्त नहीं है। और स्टीफन स्टैकर ने यह भी सवाल किया कि उन पर लगने वाले बगावत के इल्ज़ामात अगर दुरुस्त साबित हो जाते हैं तो उनको उम्र कैद हो सकती है। तो वो इस बारे में क्या सोचते हैं, तो हामिद मीर का इस हवाले से कहना था कि मैं उम्र कैद की सज़ा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे सज़ा देते हैं तो पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, सहाफ़त के साथ क्या हो रहा है, आज़ादी इज़हार राय के साथ क्या हो रहा है। हालांकि बहुत सी दुनिया को उनके मुताबिक जो है पहले से ही मालूम है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा, और अभी भी वो कहते हैं कि मैं ज़िंदा मिसाल हूँ सेंसरशिप की, तो इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। और इसके अलावा हम देखते हैं रोज़ बरोज़ जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि सेंसरशिप किस हद तक जा चुकी है। इसी वजह से अगर आप गौर करें तो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा रिलाय करना शुरू हो चुके हैं, अखबारात की बनिस्बत वेबसाइट पर वो रिलाय ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी ख़बरों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसी तरह अखबार जो टीवी चैनल्स हैं उनकी ख़बरों को छोड़कर जो व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं या ट्विटर के ऊपर कोई चीज़ इस तरह की आ रही है तो उसको वो ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, और ख़बर निकल भी यहाँ से रही है। अगर आप तवज्जो दें और गौर करें तो सेंसरशिप की ये हालत है पाकिस्तान के अंदर। तो वो जो फवाद चौधरी दावे करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो इधर पहुंच गया कि पता नहीं कहाँ तक वो निकल गया और कितनी को आज़ादी है, तो ये इस आज़ादी का हाल है। दूसरा, जंग और जियो के हवाले से भी जब उनसे सवाल हुआ हामिद मीर से, तो हामिद मीर ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में बताया कि जो मीर शकीलुर रहमान है वो बड़ा अरसा जेल में भी रहे हैं और उन पर बड़ा प्रेशर, अभी भी नाम उनका ECL में है, तो वो उनकी कंडीशन समझ सकते हैं, मामला समझ सकते हैं कि जब उन पर प्रेशर आया तो उन्होंने मुझ पर, मेरे शो पर पाबंदी लगा दी, मुझे लंबी छुट्टी पर भेज दिया, मेरा कॉलम भी बंद कर दिया, सारा कुछ कर दिया। तो ये चीज़ें वो सारा कुछ सामने हैं। दूसरा, उन्होंने एक खौफ की फ़िज़ा की बात की जो कि नौजवान सहाफ़ियों के अंदर मौजूद है, और जो हुकूमत की इक़दामात हैं इस फ़िज़ा को मज़ीद जो है वो कसीफ़ बना रहे हैं। इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। कोई शक नहीं है कि मैं अगर बात करूं अपने करियर के हवाले से, तो इन गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर जो मेरे करीबी दोस्त थे, जो वो फील्ड के हवाले से जो फील्ड में काम कर रहे थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गारी के हाथों तंग आकर, इसी रोज़ रोज़ की मुदाखलत के हवाले से तंग आकर वो इस फील्ड को क्विट करके अपने आबाई शहरों में चले गए हैं, किसी ने कोई काम शुरू कर दिया है, कुछ मुल्क छोड़ कर जा चुके हैं। तो ये सूरत हाल सबके सामने है। ये तमाम सहाफ़ियों को
दरपेश आ रही हैं जब से ये हुकूमत आई है। तो ये हामिद मीर साहब का जो ये इंटरव्यू है इस हवाले से बड़ा ही आई ओपनिंग है, और वो जो एक कंपेन पूरी चल पड़ी है पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर हामिद मीर के ख़िलाफ़ इस इंटरव्यू के बाद कि वो लफाफा सहाफ़ी हैं। तो सहाफ़ियों को लफाफा कहना बड़ा आसान बात है, पर उसके सबूत देना, उसको अदालत में साबित करना, मुझे खाली एक चीज़ बताएं कि आज तक कौन सा सहाफ़ी है जिसके ख़िलाफ़ अदालत में कोई कार्रवाई मुकम्मल हुई हो, उसको सज़ा हुई हो। आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सहाफ़ी का नाम लें तो आज तक कभी किसी पर लिफाफा ना तो साबित हुआ है, ना ही इस तरह के जो गद्दारी वाले मामला जो चलते हैं, कभी किसी को आप गद्दार कह देते हैं। और इस मुल्क के अंदर जो गद्दारी के तमगे बांटना है, इस तरह लगता है कि सबसे आसान काम है। जो हुकूमत आती है वो अपनी जो पेशरू हुकूमत होती है उसको गद्दार साबित करने पर तुली होती है, और जो अपोजिशन होती है वो हुकूमत को गद्दार साबित करने पर तुली होती है। इसी तरह हुकूमत और उसके तर्जुमान और उसके जो वुज़रा हैं, वो जो सहाफ़ी हैं जो उन पर तनकीद करते हैं, उनको गद्दार साबित करने पर तुली होती है। और जो अपने वो ट्रोलर बैठे होते हैं ट्विटर के ऊपर या मुख्तलिफ़ जगहों पर प्लेटफॉर्म्स पर, उनके ज़रिए खूब उनकी ट्रोलिंग करवाई जाती है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हामिद मीर पीछे नहीं हट रहा, तो आप उसकी जितने मर्जी इल्ज़ामात मज़ीद लगा लें, जितनी मर्जी ट्रोलिंग कर लें, और जितना मर्जी आप लिफाफा सहाफ़ी कह लें, जितना मर्जी आप उसको गद्दार कह लें, उसने पीछे नहीं हटना। उसने अपने जो मौक़िफ़ है उस पर कायम रहना है, खड़ा रहना है। वो अपना जो उसने स्टैंड लिया है उस पर खड़े रहना है, और आप उसको जितनी ज़ोर से दबाने की कोशिश करेंगे वो उतनी ज़ोर से बाहर निकल कर आएगा। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह लग रहा था कि हामिद मीर के पास शो ख़त्म हो गया है, वो कॉलम नहीं लिख सकता, उसकी आवाज़ बंद कर दी गई है, पर अब वो जिस तरह खुल कर आया है और जिस तरह BBC हार्ट टॉक पर जाकर उसने इंटरव्यू दिया है और जो बातें की हैं, वो इस हुकूमत की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होना चाहिए, इस रियासत की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होना चाहिए। इससे पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त में इजाफा नहीं हुआ, मगर जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम हुकूमत चल रहा है, जो रियासती जबर चल रहा है, वो लोगों को पता लगा है इस इंटरव्यू के ज़रिए। अच्छा, फिर हामिद मीर ने एक जो बात की बड़ी वो अहम है कि एक तरफ इमरान खान की हुकूमत जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लाना चाहती है और दूसरी जानिब मीडिया डेवलपमेंट बिल पर काम कर रही है। जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है वो की जो है वो उसकी मुकम्मल नफ़ी है ये जो मीडिया डेवलपमेंट बिल है। और ये बड़ा उन्होंने वाज़ेह और बड़ी अच्छा पॉइंट उठाया और बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने रेस किया कि ये तज़ाद है इस हुकूमत का, ये इस हुकूमत के डबल स्टैंडर्ड हैं। एक तरफ वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही है, दूसरी जानिब वो ऐसे बिल आ रही है जिसके ज़रिए सहाफ़ियों को कंट्रोल किया जा सके। कोई उसकी करप्शन के बारे में बात करे, कोई उसकी बैड गवर्नेंस के बारे में बात करे, जो हुकूमत की कोताहियों के बारे में बात करे, तो उस पर सेंसरशिप इसका बिल के ज़रिए नाफिज कर दी जाए। और जो ये बिल है इसके तमाम इख्तियारात जो होंगे वजारत इत्तलात के पास होंगे, और जनाब फवाद चौधरी जो वज़ीर नशरियात व इत्तलात होंगे वो इसका फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों की किस्मत क्या होगी, वो क्या करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में फ़ौजी आमरों के साए में गुजारी और इन्हीं हालात में काम किया है, और इसीलिए वो समझते हैं कि कानून की बलाबदस्ती हमारे तमाम मसाइल का हल है। इसलिए हम पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना एक डेमोक्रेट थे और मैं इनका एक पैरोकार हूँ। मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जो हमसे मीडिया की आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के दुश्मन हैं। ये हामिद मीर ने ट्वीट भी की है, नीचे आप जाके कमेंट्स पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा। इसके ऊपर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गद्दारी के फतवे लगे हैं, और गद्दारी का वैसे फतवा तो फातिमा जिन्ना पर भी लगता रहा है, और इसके अलावा और भी बहुत से मुहिब वतन पाकिस्तानियों पर लगता रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है हामिद मीर के हवाले से। मेरे ख्याल से ये तो अब उनकी तीसरी नस्ल, जिस तरह वो गुज़िश्ता रोज़ उनके जो छोटे भाई इमरान मीर को उठाया गया, उसके बाद तो उनकी तीसरी नस्ल तक ये जो है गद्दारी आ चुकी है, उनके वालिद से लेकर उनकर और उनके बाद उनके भाई तक। और लिफाफे वाला मामला जो है वो सबको मालूम है कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी किस तरह की है, किस तरह वो गुज़र बसर कर रहे हैं। जो सहाफ़ियों के करीब हैं वो जानते हैं कि उनके हालात क्या हैं।
तो लिफाफे वाली बात करना भी सरासर ज़्यादती है इस हवाले से। और अगर कोई इस तरह का मामला है तो हुकूमत आज़ाद है, अवाम आज़ाद है, जाए जाकर अदालतों से रुजू करें और केस का फ़ैसला ले लें और सहाफ़ियों को जो सज़ा बनती है वो दे दें। और अगर सहाफ़ियों को सज़ा देकर और गद्दारी के तमगे बाँट कर ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल होते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये तमाम मसाइल हल कर लेने चाहिए। अगर इस तरह पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, अगर सहाफ़ियों की ज़ुबानें और आवाज़ें बंद कर कर पाकिस्तान के मसाइल हल किए जा सकते हैं, तो मेरे ख़्याल से इस हुकूमत को, इस रियासत को ये मसाइल हल कर लेने चाहिए और इसमें देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो उसको कर लेना चाहिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।